चाहे सूर्य की हो या आशा की, जीवन को अंधकार से मुक्ति दिलाती है। सुप्रभात, नमस्कार, मैं हूं प्रीति सिंह। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के तहत हैदराबाद हाउस दिल्ली में करेंगे द्विपक्षीय बैठकें। एआई सम्मेलन में शामिल होंगे कई देश। दस वर्षों के लिए बड़ा भारत फ्रांस रक्षा सहयोग समझौता, डिफेंस कॉपरेशन एग्रीमेंट को किया रिन्यू। देश में हैमर मिसाइल बनाने के लिए एमओयू पर किया साइन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और फ्रांस की आर्म्ड फोर्सेज और वेटरन्स अफेयर्स मंत्री कैथरीन वॉटरिन की अध्यक्षता में समझौता हुआ फाइनल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान को भारत आने का दिया न्योता। शपथ ग्रहण समारोह से इतर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने की मुलाकात। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम आज बनेगा वैश्विक समुद्री शक्ति का महासंगम। दुनिया भर की नौसेनाएं होंगी अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू 2026 में शामिल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू होंगी समारोह की मुख्य अतिथि। विशाखापट्टनम तट पर भारत और मित्र देशों के जहाजों, पनडुब्बियों और विमानों के बेड़े का करेंगे निरीक्षण। बच्चों की सुरक्षा और यूजर्स को नुकसान से बचाने के लिए कड़े नियम जरूरी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का बयान। कहा, सभी कंपनियों जैसे नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, मेटा और एक्स को भारत के कानून और संविधान का करना होगा पालन। डीपफेक जैसी बढ़ती समस्याओं को नियंत्रित करने के लिए कड़े नियमन की आवश्यकता पर दिया जोर। भारत और फ्रांस की दोस्ती आज सिर्फ कूटनीतिक औपचारिकता नहीं है, बल्कि एक रणनीतिक शक्ति का प्रतीक बन चुकी है। भारत और फ्रांस के बीच बढ़ती साझेदारी रक्षा, अंतरिक्ष, समुद्री सुरक्षा और इंडो पैसिफिक रणनीति तक फैली हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों की मजबूत केमिस्ट्री ने इस रिश्ते को नई ऊंचाइयां दी हैं। चाहे वो राफेल सौदा हो, संयुक्त सैन्य अभ्यास हो या फिर आतंकवाद के खिलाफ साझा मोर्चा। आज की वैश्विक उथल पुथल के दौर में भारत फ्रांस की ये मजबूत साझेदारी सिर्फ दो देशों की दोस्ती नहीं, बल्कि बदलती वैश्विक व्यवस्था में संतुलन और स्थिरता की बड़ी रणनीति है। और यही इस साझेदारी की असली ताकत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मुंबई के लोक भवन में फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में दोनों नेताओं ने भारत और फ्रांस के बीच संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा की। दोनों देशों के बीच इंडिया फ्रांस स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की समीक्षा हुई। रक्षा, व्यापार, निवेश, नई तकनीक और ऊर्जा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के मुद्दों पर बातचीत हुई है। इस दौरान दोनों देशों ने साझेदारी को आगे बढ़ाने और मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों ने कर्नाटक के वेमगल में टाटा एयरबेस के H125 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली का वर्चुअली उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत फ्रांस सबसे पुराने स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स में से एक है और उनकी सरकारें अपने संबंधों को स्पेशल ग्लोबल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के रूप में स्थापित कर रहे हैं। भारत और फ्रांस के संबंध बहुत ही विशेष है। फ्रांस भारत के सबसे पुराने स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स में से एक है और प्रेसिडेंट मैक्रो के साथ मिलकर हमने इस स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को अभूतपूर्व गहराई और ऊर्जा दी है। इस विश्वास और साझा विजन के आधार पर आज हम अपने संबंधों को स्पेशल ग्लोबल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के रूप में स्थापित कर रहे हैं। यह पार्टनरशिप केवल स्ट्रैटेजिक नहीं है। आज के उथल पुथल से भरे युग में यह ग्लोबल स्टेबिलिटी और ग्लोबल प्रोग्रेस की पार्टनरशिप है। फ्रेंड्स,
आज भारत में हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन का उद्घाटन इस गहरे विश्वास का एक और उज्जवल उदाहरण है। हमें गर्व है कि भारत और फ्रांस मिलकर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाइयों तक उड़ान भरने वाला विश्व का एकमात्र हेलीकॉप्टर भारत में बनाएंगे और ये पूरे विश्व को एक्सपोर्ट भी करेंगे। यानी इंडिया फ्रांस पार्टनरशिप नोज नो बाउंड्रीज। इट कैन रीच फ्रॉम डीप ओशंस टू द टॉलेस्ट माउंटेन। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2026 भारत और यूरोप के संबंधों में महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो रहा है। उन्होंने उल्लेख किया कि हाल ही में यूरोपियन यूनियन के साथ भारत का सबसे बड़ा और महत्वाकांक्षी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, जिससे भारत फ्रांस संबंधों को भी नई गति मिलेगी। वर्ष 2026 भारत और यूरोप के संबंधों में एक टर्निंग पॉइंट है। कुछ ही दिन पहले हमने यूरोपियन यूनियन के साथ भारत के इतिहास का सबसे बड़ा और महत्वाकांक्षी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया। यह फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत और फ्रांस संबंधों में भी अभूतपूर्व गति लाएगा। आपसी निवेश को बढ़ावा देने के लिए आज हम एग्रीमेंट कर रहे हैं, जिससे हमारे लोगों और हमारी कंपनीज को डबल टैक्स न देना पड़े। इन सभी पहलों से आपसी ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और मोबिलिटी को नई ऊर्जा मिलेगी और यही शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी का रोड मैप है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि भारत और फ्रांस के बीच बायलैटरल रिश्ते सच में बहुत खास और अनोखे हैं। इस रिश्ते का आधार भरोसा, खुलापन और एम्बिशन है। हमने आज इस पार्टनरशिप को एक स्पेशल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने का भी फैसला लिया है। इसे एक नया स्टेटस दिया है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि हमें इस रिश्ते पर पूरा भरोसा है और हम पिछले 8 साल से ऐसा कर रहे हैं। हर साल अलग अलग पहलुओं पर काम करके हमने कई नए रास्ते बनाए हैं। भारत और फ्रांस के बीच 1998 से रणनीतिक साझेदारी है और दोनों देश रक्षा, तकनीक, अंतरिक्ष और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में साथ काम करते हैं। Built on mutual trust, strategic autonomy and shared democratic values, the partnership between India and France stands among the strongest bilateral relationships today. Resilient amid global shifts, it continues to expand across defense, space, civil nuclear energy and advanced technologies, reflecting deep mutual confidence. 6 decades of space collaboration include joint missions, satellite programs, and human spaceflight. Across strategic sectors, cooperation emphasizes co-development, co-production, joint design, cutting-edge technological collaboration, and resilient supply chains. Startups, researchers, and industry leaders are advancing partnerships in emerging technologies, advanced manufacturing, digital innovation, clean energy, and deep tech, creating high-value outcomes in investment, industrial growth, skilled employment, and frontier research. The India-France Year of Innovation 2026 will further strengthen this strategic alignment and shared prosperity. During the year, events will be held in cities across India and France. These events will be focused on science, technology, and innovation, and will bring together startups, academia, creators. Guided by the Horizon 2047 roadmap, these will promote industrial collaboration and strengthen people-to-people connect for the two great nations. भारत और फ्रांस की दोस्ती एक नई ऊंचाई पर पहुंच चुकी है। मुंबई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के बीच हुई ऐतिहासिक मुलाकात ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। भारत फ्रांस शिखर वार्ता से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत फ्रांस इनोवेशन फोरम की बैठक को संबोधित किया।
इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। आज दुनिया की करीब हर तकनीक कंपनी भारत के स्टार्टअप और इनोवेशन को किसी न किसी रूप से जुड़ी हुई है। आज के दिन दुनिया के दो बड़े इनोवेशन हब्स एक साथ आ रहे हैं। जब हम भारत और फ्रांस की बात करते हैं तो हमारा रिश्ता इनोवेशन के साथ साथ ट्रस्ट का और शेयर्ड वैल्यूज का है। इसी सोच के साथ राष्ट्रपति मैक्रो और मैंने वर्ष 2026 को इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन के रूप में सेलिब्रेट करने का निर्णय किया है। ये एक सेलिब्रेशन ही नहीं, ये हमारा साझा कमिटमेंट भी है। कमिटमेंट टू इनोवेट, कमिटमेंट टू लीड। फ्रेंड्स, भारत और फ्रांस ने अनेक स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी सेक्टर्स में मिलकर काम किया है। इससे हमारा जो आपसी भरोसा मजबूत हुआ है, उसने हमारे रिश्तों को स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के अहम पड़ाव तक पहुंचाया है। आने वाले समय में हर सेक्टर में हमारी कलेक्टिव क्रिएटिविटी पूरे विश्व का बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज के दिन दुनिया के दो बड़े इनोवेशन हब एक साथ आ रहे हैं। जब हम भारत और फ्रांस की बात करते हैं तो हमारा रिश्ता इनोवेशन के साथ भरोसे और शेयर्ड वैल्यूज का है। इसी सोच के साथ राष्ट्रपति मैक्रो और मैंने वर्ष 2026 को इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन के रूप में मनाने का फैसला किया है। स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम से एक दशक में ही भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। 2014 में भारत में जहां सिर्फ 4 यूनिकॉर्न थे, आज भारत में 120 से अधिक यूनिकॉर्न्स हैं। इनकी टोटल वैल्यू $350 बिलियन से अधिक या लगभग 300 बिलियन यूरो है। आज दुनिया की करीब करीब हर बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी भारत के स्टार्टअप, भारत के इनोवेशन से किसी न किसी रूप में जुड़ी हुई है। बीते एक दशक में हमने स्कूलों से लेकर इंडस्ट्रीज तक इनोवेशन के लिए एक कंड्यूसिव इकोसिस्टम तैयार किया है। स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब से लेकर मेंटरशिप, स्कॉलरशिप और स्टार्टअप कैपिटल तक आज एक सशक्त नेटवर्क मौजूद है। आज भारत दुनिया के सबसे बड़े हैकाथॉन इकोसिस्टम्स में से एक है। India deeply appreciates France's steadfast commitment to strategic autonomy and a robust European defence posture. The recent India-EU security and defence partnership marks a significant step, deepening our collective engagement. Excellency, we look forward to leverage this framework both bilaterally and in the wider European context to strengthen regional stability, enhance our joint capabilities, and reinforce the enduring Indo-French strategic alignment. Defence has been traditionally an important pillar of our bilateral relationship, and we have developed and strengthened synergies in strategic and security
related matters which are exceptional and futuristic. With global security challenges becoming increasingly complex, I look forward to exchanging perspectives and discussing ways to strengthen our partnership in meaningful and practical ways. Excellency, I am happy to announce that today we are entering into a new endeavor of co-development and production of Hammer missiles by signing a joint venture between BEL and the Safran. This Make in India project will further boost our symbiotic relationship. Excellency, today we reiterate our deep friendship and strategic partnership by renewing the agreement on defense cooperation for another 10 years, which is a reflection of our continued engagement in the defense. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एआई इम्पैक्ट समिट को महज एक सम्मेलन से कहीं अधिक बताने के लिए मंगलवार को सर्बिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुसिक की सराहना की। प्रधानमंत्री ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि सर्बिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुसिक लिख रहे हैं कि भारत एआई इम्पैक्ट समिट महज एक सम्मेलन से कहीं ज्यादा है। वो विस्तार से बताते हैं कि ये शिखर सम्मेलन भारत को एआई पर वैश्विक चर्चा के केंद्र में मजबूती से स्थापित करता है। शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए नई दिल्ली पहुंचे वुसिक ने अपने लेख में कहा कि इस आयोजन का उद्देश्य ये समझना है कि दुनिया की वास्तविक चुनौतियों से निपटने के लिए एआई का उपयोग किस प्रकार जिम्मेदारी पूर्वक, समावेशी ढंग और व्यापक स्तर पर किया जा सकता है। द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित अपने लेख में वुसिक ने लिखा कि नई तकनीक के लाभों तक पहुंच को लोकतांत्रिक बनाने की प्रधानमंत्री की आकांक्षा से प्रेरित यह आयोजन सुनिश्चित करता है कि एआई समावेशी विकास और सामूहिक प्रगति का सशक्त इंजन बने। भारत अपनी समुद्री शक्ति और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का भव्य प्रदर्शन करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2026 का आयोजन आज किया जाएगा। इस प्रतिष्ठित समारोह का निरीक्षण भारत की राष्ट्रपति और तीनों सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर द्रौपदी मुर्मू करेंगी। इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू दुनिया के सबसे बड़े औपचारिक नौसैनिक आयोजनों में से एक माना जाता है। इसका उद्देश्य वैश्विक नौसैनिक सहयोग, समुद्री सुरक्षा और मित्रता को मजबूत करना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में समारोह में शामिल होंगी और सशस्त्र बलों की सर्वोच्च कमांडर के रूप में समुद्र में सजे युद्धपोतों के बेड़े की समीक्षा करेंगी। इस भव्य आयोजन में भारत सहित मित्र देशों के लगभग 70 युद्धपोत, पनडुब्बियां और नौसैनिक विमान हिस्सा लेंगे। समुद्र में विभिन्न देशों की नौसेनाएं अपनी सामरिक क्षमता और तकनीकी दक्षता का प्रदर्शन करेंगी। इस रिव्यू में अमेरिका, रूस, ईरान, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और इटली समेत कई देशों की नौसेनाएं भाग ले रही हैं। विभिन्न देशों के नौसेना प्रमुख और वरिष्ठ अधिकारी अपने अपने युद्धपोतों के साथ कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे, जिससे ये आयोजन वैश्विक समुद्री एकजुटता का प्रतीक बनेगा। इस बार के आयोजन का मुख्य आकर्षण भारत का स्वदेशी विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रांत रहेगा, जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आईएनएस विक्रांत की मौजूदगी भारतीय नौसेना की बढ़ती ताकत और आत्मनिर्भरता का संदेश देती है। भारत में इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू का आयोजन इससे पहले 2001 और 2016 में भी सफलतापूर्वक किया जा चुका है। इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2026 न केवल भारत की समुद्री शक्ति का प्रदर्शन करेगा, बल्कि वैश्विक मंच पर उसकी रणनीतिक और कूटनीतिक भूमिका को और भी सशक्त करेगा। This February, Visakhapatnam becomes the grand stage where navies of the world congregate, hosting the International Fleet Review 2026, together with Milan, one of the Indian Navy's foremost multilateral engagements, and the IONS Conclave of Chiefs, a forum for strategic dialogue across the Indian Ocean. As chiefs and heads of delegations arrive, the engagement moves beyond the waterfront, into the city, into conversations, and into shared experiences. On the morning of the 18th of February, the assembled fleet will be reviewed by the Honourable President of India, Srimati Draupadi Murmu. The President will review Indian and foreign warships, reflecting national sovereignty as well as international maritime cooperation.
From 19 to 20 February, the Milan Harbour phase enables professional exchanges, ship visits and bilateral engagements. As evening falls on 19 February, Visakhapatnam will host the International City Parade. The event will open with us marching contingents and a colourful medley of cultural performances by Indian and foreign participants, bringing maritime camaraderie into the public space. During the harbour phase, engagement becomes hands-on. Cross-deck visits, professional exchanges and bilateral interactions will enhance interoperability and deepen trust. The IONS Conclave of Chiefs on February 20th brings senior naval leadership together for strategic dialogue in the Indian Ocean. Later that afternoon, the combined pre-sale conference at the Maritime Warfare Centre, Visakhapatnam, aligns participating navies for the sea phase of Milan 2026. From 21st to 25th February, Milan moves to sea, where crews operate together, train together and sail together. And on 25th February, the closing ceremony held on board INS Vikrant marks the end of an event defined by the grand scale, avant-garde professionalism and close partnership. बीएनपी प्रमुख तारिक रहमान ने कल बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी ने हाल ही में आम चुनाव में भारी जीत हासिल की। राष्ट्रपति मोहम्मद शाहबुद्दीन ने 60 वर्ष के रहमान को बंग भवन के बजाय जातीय संसद को साउथ प्लाजा में पद की शपथ दिलाई है, जो लंबे समय से चली आ रही परंपरा से हटकर है। इससे पहले दिन में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के सांसदों ने तारिक रहमान को संसदीय दल का नेता चुना था। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ कई और विदेशी नेता भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। समारोह से इतर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रधानमंत्री तारिक रहमान से मुलाकात करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी पत्र सौंपा। इस पत्र में प्रधानमंत्री रहमान को शुभकामनाएं दी गई हैं। उन्हें जल्द से जल्द भारत आने का निमंत्रण दिया गया है। साथ ही दोनों पड़ोसी देशों के बीच दीर्घकालिक साझेदारी को और मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई गई है। केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंगलवार को कहा कि सरकार उम्र के आधार पर पाबंदी और डीप फेक के मुद्दों पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के साथ बातचीत कर रही है, ताकि आगे का रास्ता तय किया जा सके। उन्होंने बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और समाज को यूजर्स के नुकसान से बचाने के लिए कड़े नियमों की आवश्यकता पर जोर दिया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने साफ किया कि कोई भी कंपनी, चाहे वो नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, मेटा या एक्स हो, भारत के कानूनी ढांचे और संविधान का पालन करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि डीप फेक की समस्या दिन ब दिन बढ़ रही है और इसे नियंत्रित करने के लिए कड़े नियम जरूरी हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इस मुद्दे पर सबसे सही रास्ता तय करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ बातचीत जारी है, ताकि डीप फेक और उम्र आधारित पाबंदियों से निपटने का स्पष्ट मार्ग निर्धारित किया जा सके। Operate within the constitutional framework of the country in which it is operating. So whether it is Netflix or YouTube or Meta or X, they must all operate within the legal framework and the Constitution of India. That's very clear. It has to be, it's a global norm. All multinationals understand this, and this is also a well-established legal position. Regarding the cultural context, it's very important for the multinationals to understand the cultural context of the country in which they are operating, because one particular cultural context can make so much difference. Something which is normal in one country can be prohibited in another country. Something which is prohibited in one country can be normal in another country. So it's very important that the multinationals, they operate within the cultural context of the country in which they are operating, and most countries, most companies do strive to do that, and always there is a learning curve in that journey. देश के किसानों को आधुनिक तकनीक से जोड़ने की दिशा में केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जयपुर में भारत विस्तार एआई प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया। ये डिजिटल पहल किसानों को खाद, बीज, मौसम और सरकारी योजनाओं से जुड़ी जानकारी आसानी से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इस एआई आधारित टूल के माध्यम से किसान अब एक फोन कॉल पर मौसम पूर्वानुमान, केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी और मंडी भाव प्राप्त कर सकेंगे।
इस प्लेटफॉर्म की विशेषता यह है कि किसानों को सभी जानकारियां उनकी स्थानीय भाषा में उपलब्ध होंगी। भारत विस्तार AI मौसम संबंधी अपडेट, मंडियों के ताजा भाव, कीट नियंत्रण के उपाय, फसल प्रबंधन से जुड़ी सलाह और सरकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी देगा। किसान इस सेवा का लाभ फोन कॉल, चैटबॉट और मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए उठा सकेंगे। सरकार का मानना है कि ये पहल कृषि क्षेत्र में डिजिटल सशक्तिकरण को बढ़ावा देगी और किसानों को समय पर सही जानकारी उपलब्ध कराकर उनकी आय बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगी। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच अंतरिम ट्रेड डील बहुत सोच समझकर फाइनल की गई है। जयपुर में एक विशेष कार्यक्रम में किसानों को उन्होंने संबोधित किया और बताया कि सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि किसी भी फैसले से किसान समुदाय को कोई नुकसान न पहुंचे। कुछ लोग भ्रम फैलाने की झूठ बोल के कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प है भारत के किसानों का हित सर्वोपरि है और ये अमेरिका हो या यूरोपियन यूनियन हो या बाकी हमारे FTA समझौते जो हुए, भारत के किसानों को पूरी तरह से हित को ध्यान में रखकर फैसले हुए हैं। देश का हित सर्वोपरि, किसानों का हित सर्वोपरि, पर कोई क्रॉस यहाँ नहीं आ रही है। मैं बिल्कुल पूरी जिम्मेदारी के साथ हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने मुंबई में सांस्कृतिक स्मृति समारोह में हिस्सा लिया। फिलहाल सुप्रभात में मेरे साथ इतना ही। जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं इस आयोजन से जुड़ी कुछ झलकियों के साथ। आप बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार।